यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12। तो बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई थिंक हम लोगों ने कल बेटा स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन्स पे कुछ बात कर ली थी एनसीईआरटी पे। ठीक है, अब उसी के आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल थोड़ी सी पुरानी बातें रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बेटा स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलिन ग्रेन पे बात करी थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टेमेन का डायग्राम भी देखा था और माइक्रोस्पोरेंजियम पे भी पढ़ा था कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर मेड होता है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी लेयर होती हैं, है ना। तो थोड़ी सी बात हम और क्लियर कर देंगे बेटा कि आपका जो भी एंथर होता था वो बाइलोब्ड होता था। और मैंने कहा था बाइलोब्ड मीन्स 2 लोब होते थे। ठीक है, एक और उसके जस्ट एक अपोजिट उसमें 2 थीका होते थे। ठीक है, यानी एक लोब में 2 थीका, तो टोटल 2 लोब में 4 थीका यानी 4 थीका प्रेजेंट होते थे, जिसे हम लोग डाइथीकस भी बोलते थे। इसी तरह से हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की भी बात कर रहे थे। तो टोटल स्ट्रक्चर में यानी एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता था 4 साइड का। ठीक है, ये जो आप फिगर में बी नंबर फिगर में देख रहे हो, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है। इसमें बेटा टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंस रहते थे। क्योंकि ये बाइलोब्ड है तो एक लोब, सिंगल लोब की बात करेंगे तो 2, एक सिंगल लोब एंड अनदर 2 सिंगल लोब। तो इस तरह से टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके इन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 4 थीका एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके एंथर में प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये तो इतना अपना स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमने बोला था कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो डेवलप्स हो रहे हैं। डेवलप्स होने किस में, पॉलन सैक में, है ना। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि यहीं से ही धीरे धीरे आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। तो इनके जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, एक प्रोसेस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इस पर हम लोगों ने कुछ बात आई थिंक कर ली थी कि इनकी जो 4 लेयर से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। मैंने बोला था कि जो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स हैं वो आउटर लेयर्स हैं और वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और बाकी की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है टैप्टम, ये उसको नरिश करती थी। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। तो ये चीज़ तो बेटा हम लोगों ने कल क्लियर कर ली थी। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आज हम और थोड़ा सा बताएंगे कि आपका बेटा ये जो टैप्टम है, ठीक है, नरिश करने के काम आता है, ये तो ठीक है। इसके अलावा बेटा इसकी ख़ास बात ये है कि जो टैप्टम है इसके आसपास बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंस रहता है। ठीक है, यानी ये डेंस साइटोप्लाज्म में रहता है और यहीं पे एक से ज़्यादा है यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपके प्रेजेंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका टैप्टम है, ठीक है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंस हो सकते हैं। तो ये है आपका टैप्टम। ओके, इसके अलावा बेटा हम लोग बात करते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू की। ठीक है, अभी आगे नाम बार बार आएगा। तो मैं आपको बता दूं, व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब आपका देखो बेटा अभी ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है, अभी आपका फ्लावर बना नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो अभी ये स्टार्टिंग की स्टेज है। तो जब एंथर आपका यंग है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड का है, अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, तो आपके बेटा कुछ सेल्स हैं जो कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं कुछ सेल्स। ठीक है, और वो सारी सेल्स सेम टाइप की होती हैं, जिन्हें हम लोग बोल देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये कहाँ से आया है, ये एंथर का है। यानी एंथर में जो बहुत सारी होमोजेनस सेल्स अरेंज रहती हैं वही आपकी स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप करती हैं। ठीक है, और ये किस में होती हैं, ये सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंट्रल पार्ट है
वहाँ पे किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंस होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी अब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से हो पाता है, हम लोग अब उसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो जिसमें बेटा आपका एंथर है, अगर वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी जो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसी को ही हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना मीन्स पॉलन ग्रेन का डेवलप होना। तो जो भी माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसी डेवलपमेंट को ही हम लोग, उसी के बनने को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, और ये किससे बनता है, पॉलन मदर सेल से, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीएमसी भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। तो ये जो पॉलन मदर सेल है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंस रहता है और यही जो है आपके माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोर्स का डेवलप होना, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब आपका एंथर डेवलप हो रहा होता है तब उस कंडीशन में आपका जो स्पोरोजेनिस टिश्यू होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और क्या फॉर्म्ड होता है, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स एक टेट्राइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, अभी आगे एनसीईआरटी में आपके फिगर मेड है, अभी उससे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा। तो आपने देखा, मैंने आपसे बोला था कि टेट्राइड स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है माइक्रोस्पोर्स का, टेट्राइड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिएगा सबसे ए नंबर का दिया है, आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरह का, देखिए टेट्राइड स्ट्रक्चर बन रहा है और 4 सेलकर आपकी इस कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं। तो यही है टेट्राइड स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का। अब आप देखोगे इसमें, देखो आपसे पूछा जाए स्पोरोजेनिस टिश्यू, जिसका हम लोग बार बार नाम जिक्र कर रहे थे, ये देखिएगा माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंट्रली लोकेटेड है स्पोरोजेनिस टिश्यू, ठीक है, दिख गया ना बच्चों। तो यही जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है यही बेटा डेवलपमेंट में किसके, आपके माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह से देखेंगे बेटा। अब इसकी जो 3D स्ट्रक्चर देखिएगा, एक छोटी सी कटिंग ली है इन्होंने लेयर की, इस देखेंगे स्फेरिकल से जो बना हुआ है एरो। अब देखेंगे इसको बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस पढ़ चुके हो, फिर सेकेंड है एंडोथेलियम, ये भी पढ़ चुके हैं, फिर है मिडिल लेयर, ठीक है। और देखिएगा फिर उसके बाद सबसे लास्ट है टैप्टम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी जो नरिश प्रोवाइड करती थी। और देखिएगा एक है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी मैंने आपसे बोला था पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर, यानी यहीं पे माइक्रोस्पोर्स आपके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपके ये फिगर को जो है 3D करके इसमें क्लियर करके दिया गया है, ठीक है। और जो बी वाले में है देखिएगा उसमें इस तरह से पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। और जब पॉलन ग्रेन्स बेटा जब डेवलप हो जाते हैं तब ये लेयर अपने आप ब्रेक डाउन हो जाती हैं और आपके जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उसकी बात हम लोग अभी बाद में करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बेटा समझ में आया, ठीक है। मिडिल लेयर सबसे इधर कनेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू, टैप्टम, इसी को टेट्राइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स इजी वे में अगर बनाने हैं तो लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। कि पहला पॉइंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, ठीक है। जो भी फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का किसके थ्रू, पॉलन मदर सेल्स। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एज डेवलपमेंट्स अकर्स इन द एंथर द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो भी माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म्ड हो रहा है स्पोरोजेनस टिश्यू के थ्रू, वो किस वजह से हो पा रहा है, मियोसिस, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो ये याद रखिएगा बेटा, मियोसिस की वजह से आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। एज डेवलपमेंट ऑकर्स इन द एंथर द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स टेट्राड, ठीक है।
और इस तरह से बेटा एक चीज़ और है, थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड। देखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्पोरोजेनिस टिश्यू में ये कैपेसिटी होती है कि वो टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर सकता है। तो ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रियल में किसकी वजह से है, स्पोरोजेनिस टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो इसमें एक कैपेसिटी होती है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड, ठीक है। जो ये बेटा आपका 3 पॉइंट्स हैं, इससे आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और एक पॉइंट फोर्थ और है सिंपल सा, एज द एंथर मैच्योर्स। अब देखो बेटा अगर एंथर आपका मैच्योर हो जाए, ठीक है, एज द एंथर मैच्योर्स द माइक्रोस्पोर्स गेट डीअटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो देखो बेटा अभी हम लोग ने यंग एंथर की बात करी थी, किस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन में यंग एंथर में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर एंथर मैच्योर हो गया है, एज द एंथर मैच्योर, तो जो माइक्रोस्पोर्स बेटा तुम्हारे डेवलप हुए थे, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, जो डेवलप हुए थे मदर सेल में, वो माइक्रोस्पोर्स अब डीअटैच्ड यानी जो अरेंज थे, आपने देखा था माइक्रोस्पोर्स जो थे वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज थे, अब वो क्या होने लगे, डीअटैच्ड होने लगे, ठीक है, एक दूसरे से अलग होने लगे हैं। अब जब वो डीअटैच्ड होंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन, और डीअटैच्ड होने के बाद यही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स में हो जाएंगे। तो फिर से समझ लीजिएगा, एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर्स गेट डीअटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जब एंथर के मैच्योर होने पे जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डीअटैच्ड हो जाएंगे एक दूसरे से और वो डेवलप हो जाएंगे किसमें बेटा, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो बेटा इस तरह से सीरीज़ वाइज लाइन वाइज आप लर्न करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, वैसे तो बाकी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन वाला नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा आपके एनसीईआरटी में सेम यही चीज़ दी गई है, ठीक है, तो इससे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स पे, सीधे सीधे बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स पे। तो पॉलन ग्रेन्स पे बेटा इसको भी थोड़ा सा हम सिंपल वे में आपको क्लियर कर देंगे कि पॉलन ग्रेन्स पहली बात तो क्या है भाई, पॉलन ग्रेन्स ये आपका मेल गैमीट शो करता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है, और ये 2 लेयर इसकी जो वॉल होती है वो मेडअप होती है 2 लेयर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द मेल गैमीट्स एंड आर स्फेरिकल हैविंग अ 2 लेयर्ड वॉल, ओके। तो जो 2 लेयर वॉल होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट होती है एक्साइन एंड सेकेंड इंटाइन। तो जो एक्साइन EXINE जो एक्साइन होती है बेटा वो आउटर लेयर बोली जाती है, ठीक है, और आउटर का मतलब हार्ड है, ठीक है, यानी जो बेटा पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है इसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं, ये हार्ड लेयर होती है। अब आपसे पूछा जाए कि आखिर क्या कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हार्ड होती है, तो आप बोलोगे ये स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस की वजह से हार्ड होती है, यानी इसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंस होता है, स्पोरोपोलिनिन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बोर्ड में भी आया है, तो इसको याद रखिएगा, स्पोरोपोलिनिन की वजह से इसकी जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है, ठीक। अच्छा, लेकिन बेटा कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है, उसको हम लोग जर्म स्पोर बोलते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है वो पॉइंट जर्म स्पोर कहलाता है, ठीक है। तो वो हार्ड होगा बट इतना हार्ड नहीं होगा, वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन आपका प्रेजेंस होगा वो हार्ड होगा, ठीक है, और उसकी जो रेजिस्टेंस पावर होगी, ठीक है, टेम्परेचर के थ्रू, एसिडिक के, एल्कलाई के, एंजाइम्स के, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी। यानी कि स्पोरोपोलिनिन पिगमेंट पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है, यानी उनमें टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, एसिड का, ठीक है, बेस का, एंजाइम्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो स्पोरोपोलिनिन की होती है, ताकि वो इन सब चीज़ों से को प्रोटेक्ट करती है। तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड कैन हाई टेम्परेचर, एसिडिक, एल्कलाइन एंड एंजाइम्स, इन सभी से उनको प्रोटेक्ट करता है। और
जिस पॉइंट पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वो पॉइंट जर्म स्पोर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंटाइन, ये इनर लेयर होती है, ये बेटा थिन होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। वेरी सिंपल, बस इंटाइन इनर लेयर, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो इतना ही आपके जो है पॉलन ग्रेन में है। तो पॉलन ग्रेन आपका कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स। ठीक है, अभी तो पॉलन ग्रेन की बात करी थी भाई, किस तरह का होता है, कैसा होता है। अच्छा, पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा, इसका जो साइज़ होता है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन 2 सेल्स। जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है वो 2 टाइप की सेल्स को कंटेन करता है। पहली है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी है जनरेटिव सेल्स। तो जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आखिर ये क्या होती है, तो देखो बेटा, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो लार्ज होती है और जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। ठीक है, आपको सिंपल वे में मैं सिखा देता हूँ कि चलो हम लोग इसको सबसे पहले फिगर से पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसमें रीडिंग कराते हैं। देखिए साइड में जो फिगर 2.5 बना हुआ है, ऊपर सबसे आप देखोगे ए नंबर में टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है, टेट्राड। ठीक है, टेट्राड स्ट्रक्चर से फिर आप देखो कि जो आपका पॉलन ग्रेन है उसमें देखो सबसे पहले न्यूक्लियस डेवलप हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, सेंट्रली न्यूक्लियस डेवलप हुआ है। न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद आप देखोगे उसमें फिर थर्ड में वैक्यूल्स भी डेवलप हुए हैं वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स डेवलप होने के बाद अब आप देखोगे बेटा कि सेल डिवीज़न हुआ है, उसमें कुछ स्पिंडल फाइबर्स रिलीज़ हुए हैं। देखो थर्ड वाले में स्पिंडल फाइबर्स हैं। वैक्यूल्स का साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़, यानी जो वैक्यूल्स थे वो आपस में ज्वाइंट होकर साइज़ और लार्ज इंक्रीज़ हो गया है। और जो न्यूक्लियस था उसमें जो है सेल डिवीज़न हुआ है, जिसकी वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स जो है रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से सबसे लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स 2 टाइप पे डिवाइड हो गए। आपकी जो वेजिटेटिव सेल्स है वो पूरी है, और वेजिटेटिव सेल्स में जो सेल्स होती हैं उन्हीं में जनरेटिव सेल्स डेवलप होती हैं। यानी जो वेजिटेटिव सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होता है, ये आप देख रहे हो जो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, साइड में, तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ही जनरेटिव सेल्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये है। तो फिर याद रखिएगा बेटा, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्स कंटेन करता है, पहला वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा जनरेटिव। जो वेजिटेटिव सेल्स के बारे में बता देता हूँ, वेजिटेटिव सेल्स लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स लार्ज होती है विथ इरेगुलर न्यूक्लियस एंड कंटेन फूड रिजर्व। आपसे कोई पूछा जा सकता है भाई फंक्शन की, क्या फंक्शन है इसका, व्हाट इज़ द फंक्शन, तो कंटेन फूड रिजर्व, यानी फूड स्टोरेज का काम करती है कौन, वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, लार्ज होती है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, कंटेन फूड रिजर्व। ठीक है, या स्टोर फूड। जो जनरेटिव सेल होती है स्मॉल होती है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और किस पे फ्लोट करती है, साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जनरेटिव सेल्स स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। ओके, तो इस तरह से आपका ये मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का ये वाला जो है पार्ट भी पूरा कंप्लीट। आप देखोगे बेटा, आप इसमें आप अपनी बुक में चेक करो, जैसा मैंने बताया है सेम एनसीईआरटी में पूरा का पूरा वैसा ही दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसे देखिए हम आपको और बता देते हैं। ये जो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स है, इसी के आगे देखिए लिखा है इट इज़ द स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। हाँ, इसमें जो 60% एंजियोस्पर्म है बेटा, उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेकेंड सेल्स में ही पूरी तरह से जो है झड़ जाते हैं। ठीक है ना, डैमेज हो जाते हैं या गिर जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म तो जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, 60% वो सेकेंड स्टेज में क्या हो जाते हैं पूरे, ठीक है, झड़ जाते हैं। बाकी के बचे 40%। तो जो 40% हैं वो बेटा क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और
3 सेल्ड स्टेज में, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो जब 2 मेल गैमीट्स आपके डेवलप होते हैं, ठीक है, तो यानी ये जो बचे हुए 40% हैं, ठीक है, ये आगे जाते हैं 3 सेल्ड स्टेज में और इस तरह से 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपका। आप पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मैनी स्पीसीज सेवर्स एलर्जीज और ब्रोंचियल इन्फेक्शंस इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग इन क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं इससे बहुत सारी रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, एयर में ईज़िली जो है एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लोट करते हैं, है ना। और इस वजह से जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं उसके थ्रू, जो ब्रीथिंग करते हैं उस नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन में इंटर कर जाते हैं और हमें इन्फेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिसीज़ेज़ हैं आपकी, एलर्जिक डिसीज़ेज़, अस्थमा, ब्रोंचिटिस, ठीक है ना। तो ये सारी इसमें कुछ मेंशन है बेटा प्लांट, जैसे पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास है। पार्थेनियम जो है ये एक वीड्स का नाम है। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास केम इनटू द इंडियन इन कंटेमिनेट विद द इम्प्रूव्ड बीट, ठीक है। तो इनको बेटा लाया गया था हमारे इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आज ये पॉलन एलर्जी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से जो है पॉलन एलर्जी बनी हुई है यहाँ, ठीक है। और भी बेटा बहुत सारी कंट्रियों में जो है पॉलन ग्रेन मेडिसिन के फॉर्म में ली जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, बहुत सा अच्छा होता है। तो इनकी टैबलेट्स वगैरह भी आपको बहुत सारी कंट्रियोज़ में, टैबलेट्स हो गए, पाउडर हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, ऐसा सिरप वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एथलीट्स वगैरह भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी इसमें प्रोटीन एनर्जी वगैरह होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिलता है जिससे कि वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हाँ, तो बेटा एक चीज़ और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पॉलन ग्रेन है बेटा, पॉलन ग्रेन की भी एक वायबिलिटी होती है कि भाई अब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया है तो उसको ये भी तो देखना है ना कि वो पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय होने से पहले स्टिग्मा में आ जाए, यानी स्टिग्मा की वॉल से अटैच हो जाए, ये भी तो ज़रूरी है। तो हर एक पॉलन ग्रेन की भी अपनी वायबिलिटी होती है कि वो कब तक अपने आप को बचाए रख सकता है। तो याद रखिएगा इसकी जो वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट टू फ्यू डेज़, ठीक है, यानी कुछ दिनों तक भी हो सकती है, ठीक है, कुछ मिनट से 30 मिनट से कुछ दिनों तक, वीक्स तक भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इस इतने टाइम में ही किसी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा में जो है वॉल पे टच होना होता है, ठीक है, तभी प्रोसेस हो पाएगी। नहीं तो अगर पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हर एक पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो भी है उसमें क्रॉस होता है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें तो बेटा इनके पॉलन ग्रेन्स को स्टोरेज भी किया जा सकता है। और जैसे तो ये कुछ मंथ तक ही, जैसे कुछ मिनट से कुछ मंथ तक उनकी वायबिलिटी रहती है, बट अगर इनको ये हम सालों तक अगर रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस में, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पता है ह्यूमन में भी जो स्पर्म बैंक वगैरह हैं, उनमें भी जो ह्यूमंस के जो सीमन वगैरह हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो उनको भी स्टोर करके इसी में ही, इसी टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे वो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर बने रहते हैं, सेफ बने रहते हैं, और उनको हम कभी भी जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्रीडिंग वगैरह में। तो ये चीज़ याद रखिएगा बेटा कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, एनिमल्स का जो भी स्पर्म वगैरह का है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेफ रख सकते हैं। इसी वजह से हमको पॉलन ग्रेन को भी इसी तरह से लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रखते हैं, जिससे कि इनका क्रॉस हम फ्यू ईयर यानी कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी करा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर बाकी किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।